मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम, मेरे हम ख्याल, मेरे हम जुबां, जरा साथ आ, जरा बात कर, जरा कुछ बता, जरा कुछ सुना। मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम, मेरे हम ख्याल, मेरे हम जुबां। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। गजल ने एक बड़ा लंबा सफर तय किया है और इस सफर में कई मोड़ आए हैं। एक मोड़ इसके सफर में ऐसा भी आया जहां दुष्यंत कुमार ने इसे अपनी कलम से उठाया और वहां से इसे एक नया नाम भी मिल गया, हिंदी गजल। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने गजल को हिंदी गजल के रूप में स्थापित किया। उसके विषय वस्तु में, उसके सब्जेक्ट में भी परिवर्तन वहां काफी हुआ। इस चीज को और आगे बढ़ाया जिसमें गजल की विषय वस्तु में, सब्जेक्ट मैटर में सामाजिक विसंगतियां, परेशानियां और जो विरोध या विरोधाभास कह सकते हैं समाज में थे, वो व्यक्त हुए। वहां आए अदम गुण भी। काजू भुनी प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। कुछ इसी तरह की परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं जो आज के हमारे मेहमान हैं। उनका शेर देखिए। गर्म है पॉकेट तुम्हारी बच के जाना, गर्म है पॉकेट तुम्हारी बच के जाना, लुट न जाना राह में थाना पड़ेगा। या फिर एक दूसरा प्रयोग देखिए उनका। लिस्ट आदर्शों की लटकी है जहां, वो बहुत सीलन भरी दीवार है। आज के हालातों पर बहुत सुंदर उनकी पंक्तियां हैं। घर घर आंगन आंगन उठती पक्की दीवारों का युग है, क्रय विक्रय में सिमटा जीवन। क्रय विक्रय यानी खरीद फरोख्त, बाइंग एंड सेलिंग। क्रय विक्रय में सिमटा जीवन, मंडी बाजारों का युग है, बचकर रहना जरा अकेला, झूठों मक्कारों का युग है। तो इस परंपरा को लेकर आगे बढ़े हैं, दुष्यंत कुमार की परंपरा को लेकर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रेम के विषय पर कुछ नहीं लिखा। एक बड़ी प्यारी गजल मुझे हाथ लगी उनकी। जाग उठे हैं सपने क्या क्या, आए हाय हाय, उसने मेरी जानिब देखा, आए हाय हाय। मैं था, वो थे, और सुहाना मौसम था। मैं था, वो थे, और सुहाना मौसम था। यारो पिछली रात का सपना, आए हाय हाय। ये भी उन्होंने लिखा है, लेकिन उनका मूल स्वर वही है जिसमें सामाजिक चेतना, युगीन चेतना शामिल है, अभाव शामिल है, दर्द शामिल है और सारी रोजमर्रा की हमारी जिंदगी की ऊहापोह शामिल है। अपने लिए खुद उन्होंने लिखा है, आत्मा आहत हुई तो शब्द बागी हो गए। आत्मा आहत हुई तो शब्द बागी हो गए, कहते कहते हम गजल दुष्यंत त्यागी हो गए। और इनको वाकई बुंदेलखंड का दुष्यंत कुमार ही कहा जाता है। मैं स्वागत करना चाहूंगी अपने आज के मेहमान वीरेंद्र खरे अकेला जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार प्रीता दीदी जी। कैसे हैं आप? मैं आप सबकी दुआओं से अच्छा हूँ। आप सब कैसे हैं? हाँ जी, हम लोग भी बढ़िया हैं। और बहुत अच्छा, आज बहुत बड़ी अच्छा। खुशी की बात है कि आपने समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं। जी, जी ये हम सब आप सबकी मोहब्बत है, ये जो मुझे नाचीज को इस रूप से प्रस्तुत किया और मैं आप सबसे रूबरू हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैंने जब स्वागत किया और आपका नाम लिया तो मेरे जहन में वो एक गजल की लाइन आ गई, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। अकेले वो इस कयामत की भीड़ में ये जो आप अकेला हुए, ये जी, आपके तखल्लुस के पीछे कोई कहानी है? ये अकेला आप कैसे हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी। मुझे याद आता है कि 1986-87 से
ये मेरे लेखन की शुरुआत हुई। थोड़ी बहुत गूदा गादी शायरी के नाम पे मैंने उस वक्त शुरू की थी। और उसी समय एक स्थानीय रचनाकार फौलादी कलम एक पत्र यहाँ से निकलता है, जी जी। उसमें लिखा करते थे। यहाँ से एक, यानी आप मध्य प्रदेश जी, के मध्य छतरपुर? प्रदेश के छतरपुर से जी फौलादी कलम करके जी एक अखबार निकलता था और हम लोगों की रचनाएं वो छापा करते थे। जी तो उसमें स्थायी स्तंभ लिखने वाले प्यासा कुरैशी जी एक साहित्यकार हुआ करते थे उस जमाने में यहाँ पर। जी जी तो अचानक संयोग से उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने रचनाएं सुनी, आशीर्वाद भी दिया। एक जी उन्होंने फिर मुझे दूसरे लोगों से परिचित कराने के लिए दूसरे शायरों से एक अपने घर में एक नशिस्त रखी, जी सबसे परिचय कराया। और वहां पे उन्होंने एक मुझे सलाह दी कि देखिए वीरेंद्र भाई, एक उपनाम आप जरूर लिखिए, क्योंकि आप नज़्में कुछ इसमें गजल की भी झलक मिलती है। एक उपनाम आप लिख ली, कोई निर्धारित कर लीजिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा कि साहब मैं अपना नाम कैसे नामकरण कर लूं, आप सब ही कोई नाम सुझाइए, जी। अच्छा लगता है तो मैं जरूर उसको रखूंगा। तो फिर उन्होंने एक नाम सुझाया मुझे, अकेला। हम्म। उन्होंने कहा कि आप अकेले रहते हैं, आपकी गजलों में इस वक्त आपकी गजलें तो खैर नहीं थी उस वक्त, नज्म नुमा कुछ कविताएं थीं जी और कुछ गीत भी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके शायरी का मूल जो है, स्वर है, वो तन्हाई का है, अकेलापन का है, और जी आप अकेला रहना पसंद भी करते हैं। और बोले मेरा विचार ये है कि आप मुझे एक एक अकेले अनूठे कवि नजर आते हैं, जी। तो मेरे तरफ से तो ये आप अकेला नाम रख लीजिए। और इस तो तरह वो अकेला हुआ नाम। वो इस तरह से वो अकेला नाम जी 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 सभी लोगों ने सहमति दे दी और मैंने भी दे दी। क्योंकि मैंने कबीरदास जी का एक दोहा मुझे याद रहा करता था उस वक्त, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं है नाही, ना ही प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो न समाए। वाह वाह। वेदांत में जो अद्वैतवाद अद्वैत की का बात एक बिल्कुल। सिद्धांत है, जी उस पर मेरा विश्वास रहा करता था। जी तो मुझे लगा कि ये ठीक है, जी जो भी है परमपिता परमात्मा है, हम तो वो जो काम हमें सौंपता है उसको कर रहे हैं और उसी की जो है प्रेरणा से, उसी की शक्ति से कर रहे हैं। जी। तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम उसी के अस्तित्व का हिस्सा है। इस तरह इस से अकेला नाम उपनाम इस पड़ तरह गया। अकेला नाम पड़ा। और नहीं आप देखें तो सही मायने में जब व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह का काम करता है तो अकेला जी, ही करता है। भीड़ लेके आप काम नहीं कर पाते नहीं हैं, कर सकते। आपको अकेला जी होना ही जी पड़ता है। चलिए ये जी बड़ी जी अच्छी बात है। आपकी दो पंक्तियां हैं। जी कुल सफर धूप में ही कटना है, रास्ते जी में शजर नहीं कोई। तो जी 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 मुझे सवाल ये आया है कि क्या संघर्षों से नाता बहुत ज्यादा रहा है? मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन अच्छा जी इतनी गहरी बात आपके इसमें उतरी है और आपके पूरे लेखन में वो जी जी छाप हल्की सी मिलती है संघर्षों की, जिसे आप कह सकते हैं। तो किस तरह जीवन में ये रहा है संघर्ष? दीदी, निश्चित रूप से संघर्ष तो रहा है और सभी के जीवन में रहता भी है। जी और जीवन के संघर्षों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। जो हौसला हमें जीने के लिए चाहिए पड़ता है, वो इन संघर्षों के दौरान ही हम कहीं से पाते हैं। जी तो शुरुआत में कुछ आर्थिक कठिनाइयां भी रहीं। एक जमाना ऐसा रहा जब मैं 18 वर्ष से, और मुझे लगता है 36-37 वर्ष की उम्र तक का जो मेरा सफर है, वो बहुत कठिनाइयों में कटा। कई बार ये भी हुआ कि 1200 से 1500 रुपए मासिक कमाने के लिए मुझे 12-12 घंटे का श्रम करना पड़ा। हम्म। और 20 से 25 किलोमीटर रोज साइकिलिंग भी करनी पड़ी। तो बहुत मेहनत थी, बेरोजगारी थी। रोजगार के लिए मैं भ्रमित था, तमाम जगह भटक रहा था जी और हर तरफ से हताश निराश था। तो उसका कहीं ना कहीं वो पीड़ा तो व्यक्त हुई है,
लेकिन जी इसके साथ मुझे लगता है कि शायर सिर्फ अपनी पीड़ाओं को व्यक्त नहीं करता, वो जी समाज की पीड़ाओं को देखता है, दूसरों की पीड़ाओं से परिचित होता है और उनसे दुखी होके लिखता है। तो मुझे लगता है जब पराई पीर से परिचित होके वो कुछ लिखता है, प्रेरित होके लिखता है, तो वो शायरी ज्यादा ऊंचाइयों तक जाती है, जन जन तक पहुंचती है। एक बहुत अच्छे शायर हैं, उनका एक शेर है, मुझे नाम तो भूल रहा है, जी कि अपनी अपनी पीड़ा में जला मैं जी तो वाह। तम अपनी पीड़ा में जला मैं तो तमस में डूबा। हम्म। अपनी पीड़ा में जला मैं तो तमस में डूबा, पराई आग सहेजी तो जगमगाने लगा। वाह वाह। पराई आग। यही होता है जब आप व्यक्तिगत बात को लिख रहे होते हैं तो वो दरअसल जी जी लेखन नहीं होता है, उसको आप बाकी जो भी कुछ नाम देना चाहें लेकिन वो लेखन नहीं होता। जब उसमें समष्टि की बात शामिल होती है, जब उसमें समाज की बात, सारे लोगों की बात शामिल हो जाती है, तभी जी जी, जाके वो रचना बनती है। ये भले ही आपने बिल्कुल लिखी हो, बिल्कुल लेकिन जो भी पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसको लगे अरे ये तो मेरी बात है, तभी वो बिल्कुल रचना बिल्कुल कहलाए। जी, आप तो बिल्कुल सही ये कह तो रही बात। हैं दीदी। आपका एक अब और शेर था, मुझे लगता है उसके पीछे कोई कहानी भी थी। जी क्या था वो? मिल रही थी एक दफा हाँ केवल हाँ अठन्नी में खुशी। अठन्नी जी, चलती है अभी या बंद हो गई? अब तो बंद हो गई, यहाँ 1 रुपया भी नहीं चलता, अच्छा। एक का सिक्का यहाँ कोई लेता नहीं है। जी। उस बहुत उस बहुत उस वक्त पहले, चला करती। बहुत जी जी पहले हम लोगों के जो मुहावरे या कहावतें उसमें है ना, अरे 2 पैसे में ये होता है, अरे 5 पैसे की अकल नहीं है, ऐसा बहुत सारी जी चीजें जी हैं। मगर मैं जब छोटी थी तो मैंने सचमुच वो 2 पैसे और 5 पैसे देखे हैं। 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे का सिक्का। अब तो आप बता रहे हैं अठन्नी भी बंद हो गई। अठन्नी मतलब 50 पैसे का सिक्का। जी तो जी, वो शेर वो क्या बंद है। आपका था? मिल रही थी एक दफा केवल अठन्नी में खुशी। मिल रही थी एक दफा केवल अठन्नी में खुशी, हाथ डाला जेब में तो एक भी पैसा न था। और ये कैसे बना ये शेर? वो क्या मजे का किस्सा है? ये दरअसल ये था तो पुराना शेर, जी लेकिन वो बात बाद के वर्षों में मैंने उसको व्यक्त किया, वो जहन में पड़ा रहा, दिल में पड़ा रहा, और अनुकूल अवसर आने पे मैंने उसको व्यक्त किया। वो जी किस्सा वाकया यूं था कि जब मैं स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र था, तो काफी आर्थिक परेशानियां थी, जेब में पैसा होता नहीं था। मैं जी किसी दोस्त के यहाँ पढ़ने जाया करता था परीक्षा की तैयारी करने के लिए। जी। एक रोज 2-3 दोस्त और आ गए, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद पेपर है, हम्म। अभी हमारे पास समय है, चलो घूमते फिरते हैं, एक फिल्म देख लेते हैं। कोई अच्छी सी फिल्म लगी थी। अच्छा। तो मैंने तो पहले असहमति व्यक्त की, एक और मित्र थे उन्होंने भी की, लेकिन उनमें से एक मित्र बोले कि नहीं नहीं, आज हमारी तरफ से हो जाए, आप लोग देखिए। तो मेरी एक चिंता तो दूर हो गई, मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं मेरे पास वो 2.5 रुपए लगा करता था उस वक्त। अच्छा। हाँ, वो नीचे सिनेमा हॉल में जो फर्स्ट क्लास में बैठते थे उसका 2.5 रुपए जी। लगा करता था। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं 2.5 रुपए जेब में मेरे हैं अथवा नहीं है। तो हम्म मैं मना टाल रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि चलिए मेरे तरफ से हो जाए, तो मुझे विश्वास हुआ कि ये मेरी टिकट का पैसा देंगे। और हम्म मैं राजी हो गया, हम लोग सिनेमा हॉल पहुंचे। और उस समय टिकट काउंटर से कोई लेता नहीं था, हॉल में बैठ जाते थे और हम्म टिकट चेकर आता था और एक एक व्यक्ति से पैसे लेते हुए और टिकट देते हुए अपना चला जाता था। हम्म तो जब उसने टिकट के पैसे मांगने शुरू किए, तो मैं तो सबसे बाद में बैठा था। शुरुआत के लोग अपने अपने पैसे टिकट के देने लगे, सबने दे दिए, मेरे किसी ने नहीं दिए। अब मैं चिंता में आया कि मैं करूंगा क्या। हम्म। तो मैंने ऊपर वाले का नाम लेके जेब में हाथ डाला, तो 2 रुपया तो मेरे जेब से निकल आया। अठन्नी कम पड़ गई। चूंकि 2.5 देना थे, तो मैंने सारे जेब खखो मारे, जिसको कहते हैं बुंदेली में। जी जी। लेकिन मुझे वो अठन्नी नहीं मिली। और हम्म अठन्नी न मिलने से बहुत फजीयत टिकट चेकर ने की। बार बार चेहरे पर टॉर्च मारना, उल्टा सीधा बकना, चले आते हैं, पैसे जेब में नहीं होते हैं, बड़े शौकीन आए, है जी ना, या तो बाहर निकलो या पैसे दो, इस तरह से करके। लेकिन अंत में उसने फिर वो 50 पैसे नहीं लिए, वो मुझे टिकट देके चला गया 2 रुपए में ही। हम्म लेकिन वो अठन्नी ना होने की जो पीड़ा थी, वो ना होने की वजह से जो मैं अपमानित हुआ था वहां, तो बड़ी गहरी ठेस सी लगी मुझे। और तो वो उसी बात भी इस वक्त तरह है।
इस तरह का शेर वो जहन में आया। जी। फिर आगे के वर्षों में 2-4 साल बाद मैंने जब लिखना इस तरह से शुरू किया गजल, तो वो एक शेर आ गया। ये अच्छा, छोटी सी उसकी कहानी। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं गजलों की, शेष जी, बची चौथाई रात, सुबह की दस्तक और अंगारों पे शबनम, और इत्तेफाकन तीनों मेरे पास है। शेष अरे बची बहुत अच्छा। चौथाई रात और जी जी, सुबह की दस्तक बहुत और अच्छा। अंगारों पे शबनम, शबनम। और आपके हस्ताक्षर भी हैं। जी जी जी। तो आपसे बात हो रही थी, आपने कहा एक और चौथा संग्रह भी आने वाला है। अ, जी तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप प्रकाशन को कितना जरूरी समझते हैं आजकल। वो सवाल इस हिसाब से भी है कि आजकल बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और जो व्यक्ति लिख रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरिए लोगों तक पहुंचता है। तो जी अब इन नई स्थितियों के बीच भी आपको क्या लगता है कि प्रकाशन कितना जरूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ वो जरा सा मुश्किल भी है। बहुत से प्रकाशक ऐसे हैं जो लेखक से ही पैसे लेते हैं उसकी पुस्तक प्रकाशित जी करने के लिए, और लेखक इतना अमीर तो हमारे यहाँ नहीं हुआ करता है कि वो लेखन से जी इतना जी। कमाए कि उसकी पुस्तकें आ जाए। तो इस सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है प्रकाशन को लेकर? देखिए दीदी, मुझे तो ये लगता है कि रचनाकार लिखता है, उसको स्वतः सुखाए भी कहते हैं, जी। लेकिन उसकी आखिरी जिम्मेदारी ये होती है कि अपने उन विचारों को, अपने उन कविताओं को जन 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 तक पहुंचाए, समाज तक पहुंचा दे, क्योंकि वो समाज की ही धरोहर हैं। जी। कोई किताबें व्यक्ति अपने लिए लिख के रखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो जिनके लिए हैं उन तक पहुंचे। तो ये किताबों का प्रकाशित कराना, मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तिगत काम ना होकर सामाजिक काम है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन रचनाओं को समाज तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। अब जी। इसमें होता ये है कि जब ये सोशल मीडिया ये सब सक्रिय नहीं था, तो उस वक्त तो किताब बहुत महत्वपूर्ण होती थी, हम्म। क्योंकि वही एक माध्यम था जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। आज की स्थिति ये है कि आज तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, और फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो इनके माध्यम से हम एक दूसरे तक विचार पहुंचाते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी मुझे अभी भी लगता है कि जो किताब छपती है उससे एक स्थायी पहचान जरूर बनती है। जी। इन तमाम साइट्स पे हम रचनाएं पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं। मुझे हम्म। लगता है जब हम किताब से पढ़ते हैं तो वो हमारे दिल में और जहन में अंदर तक उतरता है। जी। तो जी। आज भी ये प्रकाशन तो ये चलता रहेगा। जी। सोशल मीडिया पे हम कितना भी ये सब करते रहें, और अच्छी बात है, करना चाहिए। और मुझे तो अभी कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने काफी लाभ पहुंचाया है, और जी। इंटरनेट पे बहुत सारी रचनाएं पहुंच गई। कविता कोश है, भारत कोश है, जी। ये विकिपीडिया है, और दूसरे दूसरे भी बहुत सारे, जखीरा.com है, ये तो तमाम हैं जी। जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। उन रचनाओं को कविता कोश से या भारत कोश से उठा के उन्होंने दूसरे जगहों लोगों पे तक भी डाला पहुंचाए। हुआ जी। है। जी। जी। तो ये पहुंच रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं अभी इतनी सक्रिय होती और इंटरनेट का सहयोग नहीं होता, तो शायद मैं मुझसे इतने लोग परिचित नहीं हो पाते। बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये तो तय है कि इंटरनेट का बहुत लाभ हम जैसे रचनाकारों को मिला है, जी। और खुशी होती है। लेकिन प्रकाशन तो हमें कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि किताबें प्रकाशित हम करवाएं। वो जी। पढ़ने की संस्कृति देखिए, वो कहीं जाएगी नहीं। वो जी। दोबारा वो जो है, लोग बाग अभी भी पसंद कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, फिर मुझसे कहते हैं कि सर पुस्तक आप चाहिए। किताब जी। पुस्तक दे दीजिए, मैं घर पे बड़ी रुचि के साथ और बहुत ध्यान के साथ पढ़ना चाहता हूँ उसको, और तभी मुझे वो कविताएं समझ में आएंगी। तो ये जी। स्वाभाविक भी है, मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं नेट पे बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन नेट का पढ़ा हुआ मुझे स्थायी नहीं रहता। मुझे शेर कई बार भूल जाते हैं दूसरों के, जैसे मैं बहुत अच्छे शेर पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे जी। अच्छे शायर हैं। हिंदी गजल चल रही है और उर्दू गजल भी, तो सभी पढ़ता रहता हूँ। कुछ जो समझ में नहीं आता तो उसको डिक्शनरी में देख के कोशिश करता हूँ कि उसको समझूं।
अच्छा, तो इस आपकी तरह शुरुआत वैसे गीत से हुई थी। मुझे याद है कि दादाजी बड़े इस बात से लेके खुश हुए थे, दादाजी विंध्य कोकिल श्री भैयालाल जी व्यास। और वो हमेशा आपको कहते थे कि गीत लिखने वाले अब बहुत कम हो रहे हैं। वो आपसे बड़े खुश रहते थे कि वीरेन बड़े अच्छे गीत लिखते हैं, और फिर आप गजलों की तरफ चले गए। तो जी शुरुआती जी दौर में जरूर उनको जरा सा तकलीफ हुई, और वो नाराज भी, आई थिंक आपसे थोड़ा सा नाराज भी हुए थे कि जी जी। ये क्या। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ कि आप गीत से गजलों की तरफ बढ़ गए? मैंने जब 86-87 से शुरू किया तो 90 तक आते आते दीदी हुआ ये कि लगभग मेरे पास 3-4 गीत ऐसे आ गए थे जी। जो मैं गोष्ठियों में मैंने जब सुनाए हम्म। तो दादाजी ने बहुत आशीर्वाद दिया। जी। दादाजी तो बहुत बड़ी हस्ती हमारे उसमें बहुत सारी कालजयी रचनाएं उन्होंने दी। और एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह पूरी सहजता से जो युवा वर्ग है लिखने वाला, हम्म। जो लेखन के तरफ रुचि रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने में दादाजी ने बहुत प्रोत्साहन उनको दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, जी। लगातार प्रेरित करते रहे। मतलब मुझे ही नहीं, सभी को। सभी को, ये अलग सभी। है कि मैं भाग्यशाली था तो मुझे तो दादाजी का बहुत स्नेह जी। मिलता था। जी। वो बराबर मुझसे बहुत लगाव रखते थे, और जब मिलते थे तो गलतियों पर डांटते भी थे, और कुछ हम्म। अच्छा हो जाए तो बहुत उत्साहवर्धन करते थे। तो दादाजी ने जब वो गीत सुने तो उन्हें बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने एक गोष्ठी में ये तक घोषित कर दिया कि देखिए भाई, ये अकेला के रूप में हमारे छतरपुर को एक गीत विधा को आगे बढ़ाने वाला बहुत अच्छा गीतकार मिल गया है, और मुझे खुशी है, और जी। ये जो है मेरे काम को आगे लेके जाएगा, इस तरह से। जी। और उन्होंने हौसला बढ़ाया। और अब मुझे बड़ी घबराहट हुई जब सबके सामने बोल दिया दादाजी ने, तो मुझे ये लगा जी। कि ये तो मेरे नाजुक से कंधों पे बड़ा भारी बोझ लाद दिया गया है। मैं घबराहट की स्थिति में था। मैंने भगवान से मनाया कि आप सामर्थ्य दें कि मैं दादाजी के उस विश्वास पे खरा उतर सकूं। जी। और इसके बाद ये मैं कर ही रहा था, तब तक एक घटना हो गई। एक ऐसी अच्छा। घटना हो गई कि मैं एक बार महल रोड पे एक कोई जैन थे, वो साहित्य से भी रुचि रखते थे, उनकी पान की दुकान थी। अच्छा। तो पान की दुकान पे ये 91 या 92 के बीच का ही समय है। जी, 91 92। तो जी। जी जी जी। हम्म। तो उस वक्त मैं खड़ा हुआ था पान वाले के यहाँ, 2-3 और कॉलेज के दोस्त आ गए, बातचीत होने लगी। हम्म। उसी दौरान मेरी नजर पड़ी कि वो रद्दी का एक ढेर उनके उस पे गुमटी में था अंदर। हम्म। उसमें मुझे लगा कि कोई किताब जैसे दिख रही हो, तो मैंने उन उससे पान वाले से बिना पूछे ही वो उठा किताब ली। हाँ उठा ली, और मैंने देखा तो उसका कवर तो फट गया था। हम्म। एकदम से मेरी पहले पेज पे नजर पड़ी, साय में धूप दुष्यंत कुमार। अच्छा। जैसे ही वाह। जैसे ही ये जैसे ही ये शीर्षक मैंने देखा तो मैं तो हाँ। खुशी से उछल गया, क्योंकि अच्छा, आपकी नजर नहीं पड़ती तो वो तो पन्ना पन्ना फाड़ के पान पन बांध फाड़ बांध के के देता था लोगों को। वो तो पान में चली जाती। तो मैंने जैसे ही देखा तो मुझे ऐसा लगा दीदी कि जैसे मुझे कोई बड़ा खजाना आज खजाना मिल मिल गया गया। हो। सच। हाँ। हम्म। मैंने कहा, क्योंकि मैं बहुत समय से मैंने साय में धूप की बहुत तारीफ सुन रखी थी, जी। और मुझे बहुत समय से मन में ये बात थी कि ये संग्रह मुझे पढ़ने के लिए कहीं से मिल जाए, मिल नहीं रहा था। हम्म। अरे मैंने वो पान वाले से कहा कि भाई भैया, आप बताइए इसका क्या मुझे देना है, तो वो हम्म। आप कीमत ले लीजिए, ये किताब तो मुझे चाहिए है। छोटी सी पतली सी किताब थी। तो हम्म। उन्होंने कहा कि ये तो रद्दी में कोई दे गया है मेरे पास, हम्म। और आप ले जाइए, मुझे उसका कुछ नहीं चाहिए। मैं उसको तुरंत घर ले आया, हम्म। और मैंने आते ही मतलब कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सीधा मैं पढ़ने बैठ गया हम्म। और एक ही बैठक में मैंने पूरी गजलें, उसमें 52-53 मुझे लगता 52 गजलें हैं जी। या 56 हैं, तो वो पूरी गजलें मैंने पढ़ ली। और दीदी पहली बार में ही वो एक एक शेर साय में धूप का दिल में उतर गया, अंदर तक उतर गया, हाँ। और एक हलचल मच गई कि हम्म। बताओ ये कैसे, ये क्या हो रहा है। क्या इसके लिए हमारे जो अमर शहीद हैं उन्होंने हमें आजादी दिलाई होगी कि हम अपने ही देश की ये दुर्दशा कर दें। जी। बड़ा बहुत दुख हम्म। होता रहा, और मैं फिर हफ्ते भर में उसको मैंने 4-6 बार पढ़ डाला। हम्म।
और दीदी उतने बार में मुझे वो कंठस्थ हो गई, जबानी याद हो गई, मैं दूसरों को वो रचनाएं सुनाने लगा। कहीं भी मिलते थे तो मैं जरूर 2 शेर 4 शेर सुनाता दुष्यंत साहब के, और बहुत खुश होता सुना के। जी। और ये उसको पढ़ते पढ़ते फिर मुझे लगा कि मुझे इस तरह की जो सामाजिक प्रतिबद्धता की गजलें हैं, जो लिखनी आम आदमी चाहिए। की, गरीब आदमी की, कमजोर लोगों की जो बात है, जी। वो मैं गजल के माध्यम से उनकी पीड़ा को अगर व्यक्त कर सकूं तो मेरा ये थोड़ा गुदागादी करना शायद सार्थक हो जाए, ऐसा मतलब मेरे दिमाग में आया। और मैंने फिर मन ही मन दुष्यंत साहब को अपना उस्ताद मान लिया, जी। उनको उस्ताद मान लिया, और अपने से फैसला किया कि मैं अब दुष्यंत परंपरा की गजलें कहने का प्रयास करूंगा, और दुष्यंत साहब के काम को जितना भी थोड़ा बहुत एक बूंद भी कुछ उसमें जी। डाल सकता हूँ इस समंदर में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये करूं। अब ये मैंने फैसला ले लिया। दादाजी को पता चला जी। तो दादाजी बहुत नाराज हुए, बोले बेटा तुम तो मूलतः गीतकार हो, और ये रास्ता क्यों भटक रहे हो। हम्म। अब मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर दादाजी ही बोले, बोले देखो तुम्हें अब मैं समय देता हूँ 1 साल का, तुम देखो अगर तुमने गजलें शुरू की हैं तो तुम गजलें कह के सुनाओ, देखते हैं क्या है। हम्म। और अब तो समय फैसला करेगा कि तुम्हें गीतकार लिख बनना है या पाओगे। गजलकार बनना हाँ। हाँ। है। चलिए मैं चला गया, और 1992 के लास्ट लास्ट तक, 93 के शुरू तक मेरे पास लगभग 8-10 गजलें हो गई। हम्म। और ऊपर वाले की कृपा ये रही कि दादाजी को वो गजलें पसंद आ गई। बहुत पसंद आ गई। उन्होंने हाँ। पीठ ठोकी और हाँ। बोले कि बेटा अब मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन तू गीत छोड़ेगा नहीं। हाँ। ये गजलें तो तुझे कहनी है, लेकिन बेटा गीत भी अपनी विधा है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए तो तुम ऐसा करो कि गीत भी लिखो, गजल भी लिखो, और मेरा बहुत आशीर्वाद है। तो वाह। वो दादाजी ने जो उत्साहवर्धन किया, जी। और दादाजी ठीक तो है, बताएं। जी, सॉरी। जी। दादाजी तो ये था कि मतलब एक महान व्यक्तित्व। बिल्कुल। वो अंदर से भी उतने ही सहज, बाहर से जब सख्त होते थे तो बहुत सख्त होते थे। हम्म। अगर सख्त हो गए तो फिर तो चल वीरेंद्र उठ यहाँ से, चल भाग यहाँ, मुझे मुझे तो तेरे से बात नहीं करनी, जी। ये होता था। लेकिन स्नेह करते थे तो गले हाँ। से लगा लेते थे, वो खूब आशीर्वाद देते थे। कोई पंक्ति पसंद आ जाए तो ये कह देते थे कि अरे मेरी तो ये किताबें तुझ पे निछावर हैं, बेटा क्या कह रहा है तू, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। मतलब ऐसा उत्साहवर्धन हर व्यक्ति नहीं करता, इतनी बड़ी हस्ती। और अब हम लोग तो नए सीखने वाले थे, कुछ आता न जाता था नहीं, लेकिन हम्म। दादाजी ने ये कभी इस तरह का नहीं लगने दिया कि नहीं जी। नहीं तुम लोग कुछ नहीं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा तुम तो देश के बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार बन सकते हो, और तुम मेहनत करो, तुम्हारे अंदर प्रतिभा। इस तरह से उन्होंने लगातार वो देख उत्साहवर्धन के किया। अगर कि अब आपको लोग बुंदेलखंड का दुष्यंत कुमार कहे उठे हैं तो उनको कितनी खुशी होती अगर हाँ वो हमारे बिल्कुल साथ जब बिल्कुल भी होते तो। अच्छा, आप बिल्कुल इतनी दीदी। इतनी तारीफें आपकी गजलों की सभी लोग करते हैं, और वो वाकई बहुत उनमें जो जिस तरह का भाषा है, जिस तरह की बुनावट है, वो सचमुच कमाल की गजलें हैं। तो मैं चाहूंगी जी कि आप कुछ एक दो गजलें अपनी जो आप चाहें वो सुनाएं, जो भी जी आपकी दीदी। इच्छा है। जी जैसा आदेश दीदी, मैं हाजिर करता हूँ कुछ शेर, जी। एक मतला और 3-4 शेर जो भी हैं। अ, पहले तेरी जेब टटोली जाएगी, वाह। पहले तेरी जेब टटोली जाएगी, फिर यारी की भाषा बोली जाएगी। क्या बात, वाह। पहले तेरी जेब टटोली जाएगी, फिर यारी की भाषा बोली जाएगी, और नैतिकता की मैली होती ये चादर, वाह। दौलत के साबुन से धोली धुली जाएगी। जाएगी। बहुत सही बात है। हाँ। नैतिकता की मैली होती ये चादर, दौलत के साबुन से धोली जाएगी, तेरी तह ली जाएगी तत्परता से, हम्म। तेरी तह ली जाएगी तत्परता से, खुद के मन की गांठ न खोली खोली जाएगी, जाएगी, बहुत सही, खुद बहुत के सही। मन की गांठ न खोली जाएगी। हाँ। और ये सच्चाई है कि कौन तुम्हारा दुख अपना दुख समझेगा, वाह। कौन मन दुख तुम्हारा रहा। दुख अपना दुख समझेगा, दिखलाने को आंख भिगोली वाह जाएगी, वाह।
बहुत सुंदर, बहुत दिखलाने सुंदर, को बहुत सुंदर। दिखलाने को आंख भिगोली गली से। जाएगी, बहुत शुक्रिया दीदी। दिखलाने को आंख भिगोली जाएगी, और झूठी शान अकेला कितने दिन की है। झूठी झूठी शान। शान अकेला कितने दिन की है, एक ही बारिश में रंगोली जाएगी। वाह, बहुत सुंदर एक प्रयोग है, बहुत ही सुंदर, वाह। एक ही एक ही बारिश बारिश में में रंगोली जाएगी, वाह। रंगोली जाएगी। दीदी मैं दो बहुत तीन शेर, एक गजल जो शीर्षक गजल है उसमें शेष बची चौथाई रात में। जी, इस बीच दीदी मुझे एक बात याद आई। जी, जब ये शेष बची चौथाई रात छपने के लिए जा रहा था संग्रह, जी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि उस वक्त आप इंडोनेशिया से छतरपुर आई हुई थी। जी, जी। तो मुझे मुझे तो कुछ इस तरह का अनुभव था नहीं, और मैंने आपके हवाले किया। मैंने कहा दीदी इन इन गजलों के क्रम आप तय करिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जी। फिर आपने इतना अच्छा उनको इतना व्यवस्थित क्रम दिया कि जब मैंने अब प्रकाशक ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी उस पुस्तक का, गजलों का क्रम तय करने का मुझे अवसर मिला। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए भी भाग्य की बात है बहुत। जी, और जब जब दीदी मैंने वो भेजा सूद साहब को, जी, भोपाल सूद साहब दिल्ली अयन प्रकाशन के जी, संचालक, जी। तो उन्होंने और तो तारीफ की तो की, बोले वीरेंद्र भाई ये गजलों का जो क्रम है वो आपने बहुत अच्छा व्यवस्थित किया है। तो मैंने कहा ये तो मेरी दीदी ने किया हुआ है, मेरा कोई काम नहीं है। और ये फिर ये बड़ी अच्छी बात है कि गजलें बहुत अच्छी नहीं है, क्रम बहुत अच्छा है। और उन्होंने फिर वो अच्छा, उन्होंने फिर वो बेच भी लिया समय पे। जी, और बड़ा आशीर्वाद मिला वो, साल भर के अंदर ही उन्होंने वो संस्करण लगभग जी, खत्म कर लिया था। जी। तो ये सब दादाजी का आप सबका ऐसा स्नेह और आशीर्वाद रहता था, और वही उसी ने सब ने मेरे मुझे इधर तक बढ़ाया, मैं तो ये समझता हूँ। नहीं, ये साथ तो खैर उसका असर एक अपना होता है, लेकिन व्यक्ति के पास अपनी प्रतिभा होती है तभी वो निखर के सामने आता है। वो तो सबसे जी जी जरूरी जी। चीज तो वही है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारा अपना श्रेय दूसरों को दे दें, आपकी प्रतिभा है, आपका नहीं। हुनर है। बिल्कुल। हाँ, आप सुना रहे थे उसमें से, संग्रह में से। हाँ दीदी मैं जो है वो शेष बची चौथाई रात जी, संग्रह, वो मतलब जब वो छपा तो उसके पहले का मेरा जीवन बहुत संघर्ष वाला था। तो जब वो संग्रह आया तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये तो रचनाकार डंडा लेके खड़ा हुआ है, हम्म, जो विसंगतियों के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा लगता है कि उनको जो ये मारपीट कर देगा उनके साथ, डंडा लेके खड़ा हुआ है ऐसा रचनाकार, इस तरह का कहा। जी, उसमें एक जो शीर्षक गजल थी जी, वो दादाजी को बहुत प्रिय थी। बहुत आशीर्वाद दिया था उन्होंने इस गजल पे। जी। वो गजल है दीदी के दिन बीता लो आई रात, हाँ, दिन बीता लो आई रात, जीवन की सच्चाई रात। क्या बात है, वाह। दिन बीता लो आई रात, जीवन जीवन की की सच्चाई सच्चाई। रात, अक्सर नापा करती है, हम्म। अक्सर नापा करती है आंखों की गहराई रात। गहराई रात, वाह, अक्सर वाह। नापा करती है आंखों आंखों की की गहराई। गहराई रात, और सारी रात पे भारी है, शेष बची सारी चौथाई रात। सारी रात पे भारी है, शेष शेष बची शेष चौथाई। बची चौथाई रात, और मेरे दिन के बदले फिर, वाह, मेरे दिन के बदले फिर लो उसने लौटाई रात। क्या बात है, क्या मेरे बात दिन के बदले फिर लो उसने लौटाई है। रात, और नखरे सुबह के देखे हैं, हम्म। नखरे सुबह के देखे हैं, कब हमसे शर्माई रात। नखरे सुबह के देखे हैं, कब हमसे शर्माई रात, और बिस्तर बिस्तर लेटी है, वाह, कितनी है हर जाई रात। वाह, वाह। बिस्तर बिस्तर लेटी है, कितनी है हर जाई रात, और सोए नहीं अकेला तुम, हम्म। सोए सोए नहीं। नहीं अकेला तुम, फिर किस तरह बिताई रात। क्या बात है, सोए वाह। नहीं अकेला तुम, तो ये इस तरह भी। दादाजी का बड़ा आशीर्वाद मिला जी, करता था। जी, जी, बहुत तो सुंदर। जी शुक्रिया। और कुछ एकाध कुछ सुनाना चाहें? जी जी जरूर सुनाता हूँ। एक आपकी तो सारी गजलें ऐसी हैं कि लगे कि सारे के सारे संग्रह ही सुना दिए जाएं। पर एक आध गजल आप और सुना दें। शुक्रिया दीदी, मैं आदेश का पालन करता हूँ, सुनाता हूँ। एक एक मतलब और दो तीन शेर सुनिएगा दीदी। जी, जी। ख्वाब खुश फहमी खुशी, हम्म।
ख्वाब खुश सब फहमी। सब ख्वाब खुशफहमी खुशी सब कुछ मिटाकर रख दिया। वाह, ख्वाब खुशफहमी खुशी सब कुछ मिटा कर। सब कुछ मिटाकर रख दिया, उसने 2 ही रोज में मुझको भुलाकर रख दिया। सुंदर, वाह। ख्वाब ख्वाब खुशफहमी खुशी सब कुछ मिटाकर मिटाकर रख दिया, उसने 2 ही रोज में मुझको। मुझको भुलाकर रख दिया। और दीदी ये शेर आमतौर पे ईश्वर के होने पे ना होने पे बहुत सारी बहसें चलती हैं। जी। मैं ये शेर कहना चाहता हूँ कि ख्वाब खुशफहमी खुशी सब कुछ मिटाकर रख दिया, उसने 2 ही रोज में मुझको भुलाकर रख दिया। और यह करिश्मा कम से कम इंसान के बस का नहीं। यह करिश्मा कम से कम इंसान के बस का नहीं, किसने फिर पत्थर पे ये पौधा उगाकर रख दिया। वाह वाह, बहुत किसने अच्छा, फिर बहुत पत्थर पे सुंदर। ये किसने पौधा फिर उगा के रख पत्थर पे दिया, वाह। ये पौधा उगाकर रख दिया। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी वो हैं ऐसे कि हम बाकी ये भी हो सकते हैं कि हम समाज से छुपा के रखना चाहते हैं, उनको व्यक्त नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि कोई उनको देख ना पाए, समझ ना पाए, जान ना पाए। तो किसने फिर पत्थर पे ये पौधा उगाकर रख दिया, और सबकी नजरों में ये दौलत आ ना जाए इसलिए, हम्म। सबकी नजरों में ये दौलत आ हाँ, न जाए इस इसलिए मैंने तेरा दर्द गजलों में छुपा कर रख छुपा कर दिया। रख दिया, वाह वाह। मैंने तेरा दर्द गजलों में गजलों छुपा कर में रख दिया। छुपा कर रख दिया। और शासन मंशा व्यक्ति ये किया करता है हमेशा कि नशीले पदार्थ हैं, शराब है या दूसरी चीजें हैं, वो प्रचलन में ना रहें। और उनकी लेकिन अगर ऐसा है तो उनकी बिक्री पे रोक लगानी चाहिए। एक शेर उसी संदर्भ में है। हम्म। ख्वाब खुशफहमी खुशी सब कुछ मिटाकर रख दिया, उसने 2 ही रोज में मुझको भुलाकर रख दिया। तरके मैं करने ही वाला था, हम्म। मगर अब क्या करूं। हम्म। तरके मैं करने ही वाला था, मगर अब क्या करूं। जाम साकी ने मेरे हाथों पे लाकर रख दिया। आखिर। अच्छा, जाम इस साकी ने खासियत ये भी है कि जो बिल्कुल छूता नहीं है वो ये बात लिख रहा है। जी जी बिल्कुल दीदी। जाम साकी ने मेरे हाथों पे लाकर रख दिया, और ऐ अकेला हो गई अपनी भी रुसवाई बहुत। हम्म। ऐ अकेला हो गई अपनी भी रुसवाई बहुत, हमने उस रुख से मगर पर्दा हटाकर रख दिया। क्या बात है, वाह। हमने उस रुख से मगर पर्दा हटाकर रख दिया। ख्वाब खुशफहमी खुशी सब कुछ मिटाकर रख दिया। जी उसने दीदी। 2 ही रोज में उनको बुला के मुझ रख दिया। बुला के रख दिया। कुछ ताजा, कोई शेर, कोई मुक्तक, कुछ कुछ। जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोई एक एक बिल्कुल ताजा गजल जो अभी फेसबुक पे काफी लोगों का उस पे आशीर्वाद मिल रहा है, अंगूठे उसमें मिल कुछ रहे हैं फेसबुक पे। आशीर्वाद, अंगूठे मिलते हैं। जी। तो मैं उसमें से कुछ शेर पढ़ देता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की स्थिति होती है वैसा हम्म। ही रचनाकार लिखता है, और स्वाभाविक है कि आम जन जहाँ पीछे जाता है उसकी परेशानियां बढ़ती हैं। हम्म। तो हम सब शायद और कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम कम से कम उसका विरोध कर सकते हैं, अपने तरह से उन तक बात पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की गजलें भी हो जाती हैं। जी। ये गजल का मतलब देखिएगा। रखें तलवार सीधी, हम्म। आप क्यों जहमत उठाते हैं। हम्म। रखें तलवार सीधी, आप क्यों जहमत उठाते हैं। हम ही को कत्ल होना है, हम ही गर्दन झुकाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत रखें बढ़िया। तलवार सीधी, आप आप क्यों जहमत क्यों उठाते हैं। जहमत उठाते हैं। हम ही को कत्ल होना है, हम ही हम गर्दन ही झुका। गर्दन झुकाते हैं। हम ही गर्दन झुकाते हैं, और फिर इसके बाद पिंजरे को मुकद्दर मान ही लेंगे। फिर इसके बाद पिंजरे को मुकद्दर मान ही लेंगे। नए कैदी परिंदे कुछ दिनों पर फड़फड़ाते हैं। क्या बात है, क्या खूबसूरत। नए नए कैदी परिंदे कुछ दिनों बहुत पर अच्छा। फड़फड़ाते हैं।
नए कैदी परिंदे कुछ दिनों पर फड़फड़ाते हैं। और ये शेर भी देखिएगा कि यहाँ तो घर से ही बाहर कोई आता नहीं दिखता, यहाँ तो घर से ही बाहर कोई आता नहीं दिखता, चलो चलते हैं कोई दूसरा दर खटखटाते हैं, चलो चलते हैं कोई दूसरा दर खटखटाते हैं, दूसरा दर खटखटाते हैं। और कहाँ गीदड़ कभी भी शेर पे भारी पड़ा होगा, कहाँ गीदड़ कभी भी शेर पे भारी पड़ा होगा, कहानी कौन सी ये आप दुनिया को सुनाते हैं, कहानी कौन सी ये आप दुनिया को सुनाते हैं, कहानी कौन सी ये आप दुनिया को सुनाते हैं। और महकते इन गुलाबों का जरा तुम हौसला देखो, महकते इन गुलाबों का जरा तुम हौसला देखो, घिरे कांटों में रहकर भी हमेशा मुस्कुराते हैं, घिरे कांटों में रहकर भी हमेशा मुस्कुराते हैं। और करें क्या है अकेला, हमको बदमाशी नहीं आती, करें क्या है अकेला हमको बदमाशी नहीं आती, यही तो है कमी सो हर कहीं हम मात खाते हैं, क्या बात यही है, तो है कमी, यही दौर है तो, आजकल। बहुत बहुत बढ़िया। यही तो है कमी जो हर जगह हम मात खाते हैं। रखें तलवार सीधी, आप क्यों जहमत उठाते हैं, हम ही को कत्ल होना है हम ही गर्दन झुकाते हैं, हम ही को कत्ल होना है हम ही गर्दन झुकाते हैं, रखें तलवार सीधी। वाह। अच्छा, मेरे सवाल तो बहुत सारे बाकी रह गए, लेकिन चलते चलते एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आप कवि सम्मेलनों में भी जाया करते हैं, मंच पर भी कविताएं पढ़ते हैं, जी मंचीय माहौल जो इस समय चल रहा है उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर? जी 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 दीदी, शुरुआत में तो मैं मंचों पे काफी गया हूँ, और अभी कुछ समय से मुझे लगता है कि लगभग लगभग पिछले 20 वर्षों से मंचों पे जाना लगभग लगभग बंद सा ही कर दिया है। मुझे लगता है कि जो मंचीय कविता है या मंच है, वो वहीं से हमारी जो कविता है उसका प्रचार प्रसार शुरू होता है। एक तरह से देखा जाए तो कविता को जन जन तक पहुंचाने का वो बहुत अच्छा माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपन देखते हैं कि एक बड़ी गौरवशाली परंपरा भी मंचीय कविता की रही है जी। जहां पर गोपाल दास नीरज जी, बिंद कुगिल भैयालाल जी व्यास जी मंचों पे गए, इतना सम्मान पाया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। बहुत मतलब कविता का प्रचार प्रसार उसमें पर्याप्त हुआ। लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये हुआ है, मैंने कहा ना कि वो लगभग 20 वर्षों से तो ये हो रहा है कि मंचों का स्तर बहुत ही गिर गया है। सिर्फ चुटकुलेबाजी या फिर जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको चोट पहुंचाने वाली कुछ शायरी, लोगों को उत्तेजित करने वाली शायरी, और द्वयर्थी संवादों वाली शायरी, बहुत स्तरहीन शायरी मंचों पे रहती है। उसकी क्या वजह आपको लगती है? क्या जो गंभीर लिखने वाले कवि हैं वो मंचों को छोड़ रहे हैं, या क्या वजह है? नहीं, गंभीर लिखने वाले कवि हालांकि मंचों को कोई नकारता नहीं है, मंचों पे जाना भी चाहता है, लेकिन जिस तरह का माहौल बन गया है, और उसकी वजह ये है कि मंचों पे अभी एक नई संस्कृति विकसित हुई है कि अगर आप मंचों पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक मंच संयोजक होना चाहिए। आप एक मंच डालें और जो संयोजक टाइप के जो शायर कवि हैं उनको बुलवाइए। उनका लेखन स्तर भले ही उतना ना हो, लेकिन आप उनको बुलाएंगे तो मान लीजिए 12 शायर कवि आपने बुलवाए तो वो आपको बुलवाएंगे। अच्छा। और इस तरह से हाथ घुमा के कान पकड़ने और नाक पकड़ने वाली जो स्थिति है वो ये अभ्यास मुझे कभी रहा नहीं, तो मुझे तो उसमें बड़ी असुविधा होती है। पहले लोग अच्छी शायरी सुनते थे, गजलें में पढ़ता था तो उस पर दाद मिलती थी, तो अच्छा लगता था। लेकिन आज ये स्थिति ये है कि एक मंच तो मैंने ऐसा देखा था कि गोपाल दास नीरज जैसे जिन्होंने मंचों को एक नई ऊंचाइयों तक ले गए,
उनको लोग हूट कर रहे थे। मतलब आप गीत भी सुनना नहीं चाहते, आप गजल भी सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ चुटकुलेबाजी सुनना चाह रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि बहुत सारे रचना धर्मियों को वहां अपनी बात कहने में, रचनाएं पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। और या तो कई बार मुझे कहा गया, मैं मंच पे गया तो मुझे कई बड़े कवियों ने ये सुझाव दिया कि देखिए श्रीमान जी, आप किस स्तर का लिखते हैं वो सबको मालूम है, लेकिन यहाँ अपनी विद्वता बखारने की जरूरत है नहीं। यहाँ तो आप ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं इनके हिसाब से पढ़िएगा, कुछ उल्टे सीधे छंद हों आपके पास, उल्टे सीधे गीत हों तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा असुविधाजनक होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि नहीं देखिए श्रीमान जी, आपका सुझाव ठीक है, आपने दिया, शुक्रिया उसका, लेकिन मैं ये स्वभाव से कर नहीं पाऊंगा। और पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है नहीं। पैसे के लिए तो, रोजी रोटी के लिए मैं दूसरा काम करता हूँ। शायरी तो मैं एक तरह की सेवा भाव से करता हूँ और स्वांतः सुखाय भी करता हूँ, तो मैं ये सब कर नहीं पाऊंगा। तो बहुत सारे आयोजक इससे नाराज हुए। एक आध बार मैंने मंच पे भी ये बात बोली तो लोगों को बुरा लगा, संयोजकों ने कहा कि इस व्यक्ति को बुलाना ठीक नहीं है। दूसरे भी बहुत से लोग हैं। और अंत में उस समय तो अभी मुझे लगता है कि दादाजी भी बाद में एक दो मंचों पे गए तो उन्होंने बहुत नाराजगी व्यक्त की और नाराज हुए थे, उन्होंने बाद में जाना भी बंद कर दिया था। दीदी दादाजी का तो ये रहता था कि वो वहीं बोल देते थे। जब अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ उनका, बहुत पूरे देश के कवि कविता पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसी लताड़ दी कि लोग जवाब देने में अक्षम हो गए थे सब, और अपने अपनी बगलें झांक रहे थे। और कहते क्या उनकी गलतियां थी, लेकिन दादाजी ने बहुत बहुत अच्छा उनको समझाया था कि ये आप दुर्दशा मत करिए कविता की, इसके लिए आप चुटकुला सम्मेलन रखिए और उसमें खूब हंसिए, हंसाइए, नाचिए, जो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि कविता सुनाने की भी एक मर्यादा होती है, आपको मंच पर किस तरह से कविता पढ़ना है। और बोले मुझे भी नहीं जाना है, तो दादाजी ने खुद भी बंद कर दिया। वो कोई बुलाता था तो मना कर देते कि नहीं भाई, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं जा नहीं पाऊंगा। जबकि दादाजी जी तो ये गोष्ठियां होती थी, 4-4, 6-6 घंटे दादाजी बैठे रहते थे, कभी उनको थकान नहीं होती थी और सबको आशीर्वाद देते थे वो। उनका जो बात का वो होता था अध्यक्षीय उद्बोधन या मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन, तो वो ऐसा होता था कि उसमें पूरे गोष्ठी की समीक्षा करते थे और कहाँ क्या हम और अच्छा कर सकते हैं ये संकेत भी दे देते थे। तो मुझे लगता है गोष्ठियों में, और जो छोटी, जिनको उर्दू में हम नशिस्त कहते हैं, छोटी सी, उसमें अभी भी माहौल बहुत अच्छा है। और कुछ जगह मंचों पर भी शायद आपको कुछ गंभीर किस्म की चीजें सुनने को मिल जाएं, और लेकिन है, लोग अच्छा लिखने वाले हैं, जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमेशा दौर बदलते रहते हैं। अभी ये कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें हल्की रचनाओं का दौर आया या बाजारवाद ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि फिर कहीं कोई एक बदलाव आएगा और फिर से वो पुरानी परंपराएं या वो उस गंभीर लेखन की परंपराएं स्थापित हो सकेंगी। आपकी एक गजल की 2-3 पंक्तियां हैं, 2-3 नहीं 4 पंक्तियां हैं। दुखी हो जब तुम्हारा मन, अकेला की गजल पढ़ना, लगे यदि भार ये जीवन, अकेला की गजल पढ़ना, न छोटा दिल को करना जब पराया हो ये जग सारा, मिलेगा तुमको अपनापन, अकेला की गजल पढ़ना। शुक्रिया। मेरी दुआ है, हम सुखन के मंच की दुआ है, और आपको पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी लोगों की ये दुआ है कि आपकी गजल सबके हाथों तक पहुंचे, सबके कानों तक पहुंचे, और सबको वो अपनापन महसूस हो और उनको साथ महसूस हो, और जो बात आपने लिखी इसमें वो महसूस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला और आप हमारे साथ हुए। धन्यवाद।